नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है। यह कोशिका के अंदर पाया जाता है और आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि इसकी संरचना कैसी होती है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, इसके फंक्शंस यानी कार्य क्या होते हैं। आज हम इसको विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो की। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड से मिलकर बना है, एक माइटो एंड कॉन्ड्रियन। माइटो का अर्थ होता है थ्रेड, इसका मतलब धागेनुमा संरचना, और ग्रेन्यूल का होता है छोटे दाने के समान संरचना। ठीक है। फिर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों की यानी इंसेक्ट्स की रेखित पेशियों में किया था। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोलिका नामक वैज्ञानिक ने तो इसकी खोज की थी, लेकिन इन्होंने केवल इसकी संरचना के बारे में बताया। इन्होंने कहा कोई ऐसी संरचना पाई जाती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था। इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, इसको हम आगे जानेंगे। चलिए फिर देखिए, 1890 यानी 1890 में अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में इस संरचना को बायोप्लास्ट नाम दिया। आगे चलते हैं। फिर सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1897 में सर्वप्रथम इनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा हमें याद रखना है, क्योंकि कई बार आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी कई परीक्षाओं में इसे सीधे पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था। तो हमको याद रखना है किसने दिया था, सी बेंडा ने दिया था। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए, हम माइटोकॉन्ड्रिया हम किसे कहेंगे। तो कोशिका में बहुत से सूक्ष्म छड़ी के आकार के रॉड शेप्ड, गोलाकार, स्फेरिकल तथा तांतुक फिलामेंटस कोशिकांग होते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है। एक बात यहाँ पे और निकल के आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। इसको भी हमें याद रखना हो सकता है किसी परीक्षा में, अभी तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन ये पूछा जा सकता है। इसको हमेशा हमें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये यानी माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया तथा नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की कोशिकाओं को छोड़कर जंतुओं तथा पौधों की प्रायः समस्त कोशिकाओं, जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह अगर बैक्टीरिया को और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दिया जाए, उनकी कोशिकाओं को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी जंतुओं और पादप की समस्त जीवित कोशिकाओं में यह पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह लवकों यानी प्लास्टिड से छोटे होते हैं। अगर इनकी लंबाई की बात करें तो इनकी औसत लंबाई 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है, और अगर व्यास की बात करें यानी डायामीटर की बात करें तो 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। आगे चलते हैं। एक रोचक तथ्य और यहाँ पे जान लीजिए कि सूत्री माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सेल डिवीजन के दौरान जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, उसके दौरान जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी लंबाई लगभग 40 माइक्रोमीटर तक अभी तक देखी गई है। आगे चलते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम की उपस्थिति यह इंगित करती है कि ये अर्धस्वायत्त सेमी ऑटोनॉमस कोशिकाएं यानी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें डीएनए पाया जा रहा है, आरएनए पाया जा रहा है और राइबोसोम भी पाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है, अर्धस्वायत्त का मतलब ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने समान एक नए माइटोकॉन्ड्रिया को उत्पन्न कर सकता है। इसका मतलब सेमी ऑटोनॉमस यानी अर्धस्वायत्त है। आगे चलते हैं हम। तो माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक संगठन के बारे में देखते हैं, यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। तो प्रोटीन इसमें 65 to 70% पाया जाता है, फास्फोलिपिड 25% पाया जाता है, आरएनए 0.5% पाया जाता है, डीएनए कुछ मात्रा में पाया जाते हैं, सम क्वांटिटी में पाया जाता है डीएनए। और आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में, यानी फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए, सबसे पहला कार्य यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये भी कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो हमको याद रखना है किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया का मुख्य भाग माइटोकॉन्ड्रिया में ही घटित होता है। दूसरा कार्य ये हो गया। और इसमें आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की क्रिया में एडीपी और एटीपी नामक
ऊर्जा हाई एनर्जी वाले यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एटीपी और एडीपी, यानी एडीपी और एटीपी। अगर आपको नाम याद है तो बोलिए। देखिए, एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। इसकी संरचना में देखिए, इसकी दोहरी संरचना होती है, यानी डबल वॉल पाए जाते हैं इसके सेल के अंदर। इसके दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, सॉरी, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन जो बाहरी परत होती है, एक होता है इनर मेम्ब्रेन जो आंतरिक परत होती है। इनमें कुछ अंगुली के समान संरचनाएं दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, इनको कहा जाता है क्रिस्टी, इनको क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में इसमें देखिए राइबोसोम भी पाया जा रहा है, और इसमें जो तरल फ्लूइड भरा होता है उन्हें हम मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, जो जेली के समान संरचना होती है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसमें इंटरमेम्ब्रेन स्पेस भी पाया जाता है। ठीक है, इसकी संरचना को हमने समझ लिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अगर ना पसंद आई हो तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डिसलाइक करें तो कृपया बताएं कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, ताकि हम उसको आने वाली वीडियो में अपने सुधार सकें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।